नमस्ते। मेरा नाम है संजय और आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को पढ़ा। अलग अलग उम्र में किस प्रकार से समाजीकरण होती है उसको हम लोगों ने विस्तृत रूप में जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को विस्तृत रूप में जान पाएंगे। समाजीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य। अक्सर ये देखा गया है कि जिस बच्चा का शरीर सुसंगठित एवं सुंदर होता है वैसे बच्चे समाज में ज़्यादा अंतःक्रिया कर पाते हैं, क्योंकि समाज के लोग उनको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के कारण वह बालक समाज एवं समुदाय में घुल मिल जाता है, जिस कारण से वो समाज के मूल्यों को, उसके प्रतिमानों को और उसके व्यवहारों को अपनाता चला जाता है। लेकिन वैसे बच्चे जिनका शारीरिक बनावट अच्छा ना हो या किसी प्रकार से वो दिव्यांग हो, तो वैसे बच्चे समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनमें समाजीकरण के मूल्य का विकास कम हो पाता है। और जिस बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है वैसे बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, जिस कारण से वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिस कारण समाजीकरण की प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं। साथ ही साथ समाज में लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वो वहाँ के वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते हैं और बच्चों के साथ या अपने पेयरमेट के साथ अंतःक्रियाएँ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनके अंदर में सामाजिक मूल्यों की कमी या फिर सामाजिक प्रतिमानों की कमी जो है देखने को मिलता है, जिस कारण से उनके अंदर में समाजीकरण की प्रक्रिया अन्य बच्चों की से कम होती है। जैसे जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वैसे बच्चे, क्योंकि जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वो बाहर के रन में अपने पेयर ग्रुप के साथ कहीं खेलने के लिए जाते हैं, किसी प्रकार के समारोह में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु है परिवार या फैमिली। परिवार में सबसे पहला चीज़ परिवार का वातावरण। जिस परिवार का वातावरण या इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि उसका एटमॉस्फेयर, परिवार का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो स्वच्छ एवं साफ होता है। स्वच्छ एवं साफ होने से मतलब ये है कि वैसे परिवार जहाँ पर अंतर्कलह का वातावरण ना हो, जहाँ पर कलह के वातावरण ना हो, वैसे परिवार में बच्चों को अच्छे सामाजिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। लेकिन जिस परिवार में अंतःकलह ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो वैसे परिवारों के बच्चों में सामाजिक मूल्यों में गिरावट होते हुए हम लोग देखते हैं। परिवार का सामाजिक वातावरण भी बालक के सर्वांगीण विकास में या समाजीकरण में काफ़ी योगदान देता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि समाज के लोग उन्हें जितना ज़्यादा स्वीकार करते हैं उस परिवार को, उतना ज़्यादा वो बच्चा बाहर के वातावरण में अन्य लोगों से घुल मिल पाता है। और जिन परिवार का सामाजिक स्तर काफ़ी नीचे होता है वो उनके बच्चे ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बालक के अंदर में सामाजिक मूल्यों का या प्रतिमानों का या व्यवहारों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला बिंदु है पड़ोस और विद्यालय। सबसे पहले हम लोग पड़ोस के बारे में बात करेंगे। जिसके पड़ोसी या पड़ोस का वातावरण अच्छा होता है वहाँ के बच्चों का सामाजिक मूल्य का विकास काफ़ी अच्छा हो पाता है। लेकिन अगर आप बाहर के पड़ोस का वातावरण दूषित हो, अर्थात कि वहाँ पर किसी प्रकार का सामाजिक अवरोध हो, तो वहाँ पर बालकों के सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। अगर हम पड़ोस की बात करें तो वैसे जगह जहाँ पर जुआ के अड्डे या फिर शराब की दुकानें या फिर अन्य चीज़ें हो, तो वहाँ पर बच्चों का जो सामाजिक विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वो सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जिस जगह का सामाजिक वातावरण काफ़ी अच्छा हो वहाँ के बच्चों का सामाजिक मूल्यों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे और संभ्रांत लोग होते हैं और उन लोगों के संपर्क में आने के कारण बालक के अंदर में अच्छे मूल्यों का विकास होता है, अच्छे संस्कृतियों का विकास होता है, अच्छे व्यवहारों का विकास होता है।
जिस कारण से वो अच्छे चीज़ों का अनुकरण करता है और उनके अनुसार आचरण करता है, जिस कारण से बालक का ज़्यादा से ज़्यादा समाजीकरण या सामाजिक विकास हो जाता है। इसके बाद विद्यालय का रोल इसमें देखने को मिलता है। विद्यालय की स्थिति बहुत ज़्यादा बच्चों को समाजीकरण में को प्रभावित करती है। अगर विद्यालय शोर शराबे वाली जगहों पर या फिर सिनेमा हॉल के आसपास में या फिर जुआ के अड्डों के आसपास में या फिर और भी चीज़ें जो हैं जो स्कूल की शांति को व्यवधान पहुंचाते हैं, वैसे जगहों पर स्थित हो तो बालकों का समाजीकरण कम से कम होगा। लेकिन अगर विद्यालय शांत एवं स्वच्छ जगह में हो तो बालकों में अच्छे मूल्यों का विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि वो नकारात्मक सामाजिक मूल्यों को उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला बिंदु है मनोरंजन। जो बालक ज़्यादा घूमने फिरने वाला या खेलने वाला होता है, वैसे बालक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और वैसे बालक काफ़ी हंसमुख होते हैं और ज़्यादा बालकों के साथ मिलने जुलने के कारण वैसे बालक दूसरे संस्कृतियों को ज़्यादा सीखते हैं और दूसरे लोगों के द्वारा की गई व्यवहारों को सीखने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है, जिस कारण से उनका समाजीकरण अधिक होता है। ऐसा देखा गया है कि जो बालक काफ़ी मनोरंजन करता हो, वो काफ़ी लोगों से मिलता जुलता हो और समुदाय में या समाज में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वैसे बालक ज़्यादा सफल होते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विकास की गति तीव्र पाई जाती है। क्योंकि समाज में या समुदाय में जब अलग अलग लोगों के साथ वो मिलता है तो वो अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग व्यवहारों को, अलग अलग प्रतिमानों को अपनाने का काम करता है, जिस कारण से उसके अंदर में समायोजन की क्षमताएं जो है ज़्यादा विकसित करती है। मनोरंजन के साधन ज़्यादा होने के कारण बालकों में ऐसा देखा गया है कि उनमें समाज विरुद्ध व्यवहार कम हो जाते हैं, जिससे वो अच्छे व्यवहारों को अपनाने में अपना समय व्यतीत करता है और उसके अंदर में समाजीकरण की प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती है। अगला बिंदु है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। ऐसा देखा गया है कि जिस बालक का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में काम लाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अंतःक्रियाएं करता है। और आपको पता है कि जो बालक ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करेगा, उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। और कुछ बालक जो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाते हैं, वैसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में और लोगों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक प्रतिमानों के विकास में कमी होती जाती है। वो कम से कम इन सारे चीज़ों को सीख पाते हैं। अगला बिंदु है संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हंसमुख स्वभाव के होते हैं या विनोद प्रिय स्वभाव के होते हैं, उनके दोस्तों की संख्याएं अधिक होती है और वैसे बच्चों की अंतःक्रियाएं ज़्यादा होने के कारण वो बालक ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक होता है और उनके अंदर में सामाजिकरण के तत्व ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो चिड़चिड़े स्वभाव के या क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनके मित्रों की संख्याएं कम होती है और वैसे बालकों के में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है कम देखने को मिलती है। इस कारण से उनमें सामाजिक विकास धीमी हो जाती है। अगला बिंदु है हीनता की भावना। हीन भावना से ग्रसित बच्चों का सामाजिक विकास बहुत कम होता है, क्योंकि वैसे बच्चे कुंठित हो जाते हैं, जिस कारण से अन्य बच्चों से वो अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। अंतःक्रिया नहीं करने के कारण उनके अंदर में अन्य मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है और वो उनका सामाजिक दायरा कम होने के कारण उनके अंदर में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे समाज में जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण समाज के बहुत सारे मूल्यों को वो सीख नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनका सामाजिक विकास धीमा हो जाता है या सामाजिकरण धीमा हो जाता है। अगला बिंदु है साथी समूह। जिन बच्चों का साथी समूह जितना बड़ा होता है,
वैसे बच्चों का सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावनाएं उतनी ही अधिक हो जाती है और वैसे बालक ज़्यादा से ज़्यादा समाजीकरण की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं। लेकिन वैसे बालक जिनके समूह में बालक और बालिकाएं दोनों होती है, वैसे बालकों का सामाजिकरण या सामाजिक मूल्य और भी ज़्यादा अच्छा हो पाता है, क्योंकि वो समाज के हर एक प्रतिमानों को सीखने का कोशिश करते हैं। इसलिए बालक को ज़्यादा से ज़्यादा बालकों के साथ घुलने मिलने देना चाहिए, ताकि उन बालकों का ज़्यादा से ज़्यादा समाजीकरण हो सके। इसके बाद अगला कारक है सामाजिक प्रभाव। समुदाय बालक पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वह विभिन्न अंतःक्रियाओं के माध्यम से बालक के अंदर में सामाजिक गुणों का विकास करता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक तत्वों को बालक के अंदर में प्रत्यारोपित करता है या फिर डालने का काम करता है, और बालक धीरे धीरे सामाजिक प्रतिमानों को एवं मूल्यों को अंगीकार कर लेता है एवं सामाजिक रीतियों के अनुरूप वह व्यवहार करने लगता है। समुदाय सामाजिक रूप से अधिकार तथा जो कर्तव्य होते हैं उसको सिखाता है, साथ ही साथ स्वतंत्रता तथा अनुशासन के आधार पर सामाजिक विकास बालक के अंदर में करता है। अगला बिंदु है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से भी बालक के अंदर में समाजीकरण होते हैं। बालक जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर अलग अलग संघों में जुड़ता है और संघों के माध्यम से उनके अंदर में राजनीतिक संरचना का विकास होना चालू करता है। वो राजनीतिक संरचना को अनुभव करना चालू करता है, जिससे आने वाले समय में उसके अंदर में राजनीतिक वातावरण तैयार हो जाता है। बालक राजनीतिक संघों का हिस्सा होने के कारण संघ के विचार और क्रियाकलाप से प्रभावित होता है, जिससे उसके अंदर में लोकतंत्रीय विचारधाराओं का समावेश धीरे धीरे होता चला जाता है, क्योंकि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए विद्यालय उन्हें शिक्षा देता है और आने वाले समय के लिए तैयार करता है। इसके बाद अगला बिंदु है सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है जिसका बालक हिस्सा बनता है। जब वह विद्यालय एवं अन्य वातावरण में आता है तो वह उन संस्कृतियों के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करता है, मतलब कि वो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक उसके अंदर में, मतलब दूसरे संस्कृति के बालकों के अंदर में विद्यमान बोली, व्यवहार, शब्दावली, भाषा शैली को सीखने का काम करता है, क्योंकि जब उसके साथ वो अंतःक्रिया करता है दूसरे संस्कृति के बालकों के साथ, तो उसके संस्कृतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है और धीरे धीरे सारे बालक एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाते हैं, जो कि नयापन उनके लिए होता है। इस प्रकार से बालक में समाजीकरण का विकास होता चला जाता है।